नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड आपके दिल की भड़ास निकालने का है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो अपने छल और आडंबर से खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित किए रहते हैं, लेकिन जब समय का पहिया दौड़ता है और उनकी केचुली उतर जाती है तो फिर वो सारे जीवन गाली और अपशब्दों से ही नवाजे जाते हैं। ऐसे ही रहे हमारे कुछ वामपंथी इतिहासकार, जिनमें रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, विपिन चंद्र, हरवंश मुखिया आदि प्रमुख हैं, जिन्हें आज देश की जनता मन भर भर कर गालियां दे रही है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तो इन सब की केचली उतारना तो एक एपिसोड में संभव नहीं है, इसलिए इस एपिसोड में हम इस लॉबी की क्वीन का चयन करेंगे। जी हाँ, सही समझे आप, क्वीन यानी रोमिला थापर ही इस लॉबी की क्वीन है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने ही निभाई है भारत को मिटाने की, और दुर्भाग्य या सौभाग्य से आज भी वो गालियाँ खाने के लिए जिंदा है। क्या लिखा रोमिला थापर ने और कैसे लिखा, इसके लिए आपको मशहूर हिंदी फिल्म शोले की नज़र से भारत का इतिहास देखना पड़ेगा। रोमिला जैसे महान विचारकों की इस रचना में जब उन्होंने इतिहास लिखा तो गब्बर सिंह, कालिया और सांभा ये रामगढ़ के चौतरफा विकास की नीतियां बना रहे हैं। रामगढ़ पहली बार उनकी बदौलत चमक रहा है। रामगढ़ में विदेशी निवेश बढ़ रहा है। हर युवा के हाथ में काम है। बाजार नीतियां गजब ढा रही हैं। कारोबारी भी खुश हैं और किसान भी खुश हैं। मगर वीरू जैसा विकास विरोधी किसी गुमनाम गली में बसंती की घोड़ी को घास खिला रहा है। रामगढ़ में पसरे सन्नाटे के बीच जय मौलाना साहब का हाथ थामकर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ रहा है, क्योंकि अजान हो रही है। जय ने अपना माउथार्गन जेब में खोसा हुआ है, क्योंकि नमाज का वक्त है और संगीत हराम है। इससे मौलाना साहब की इबादत में खलल हो सकता है। ठाकुर के जुल्म और सितम से निपटने के लिए जननायक गब्बर सिंह ने सूरमा भोपाली की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है और बसंती ने गब्बर को राखी भेज दी है। गब्बर ने खुश होकर रामगढ़ की आटा चक्की को बसंती के नाम कर दिया। गब्बर ने शिव जी के मंदिर में भंडारा कराया और जन्मजात बदमाश गांव के ठाकुर ने दंगे की नीयत से मस्जिद के पास की जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया है। ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल ऐसा ही है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्रिकेट के शब्दों में कहें तो 50 ओवर के मैच में सल्तनत और मुगल काल आखिरी ओवर की गेंदों से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, लेकिन इतिहास की किताबों में इन खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच बना दिया गया है। सवाल बस एक है कि क्या ये सब कुछ अनजाने में जानकारी की कमी की वजह से हुआ, या फिर ये सब कुछ एक जाना बुझा षड्यंत्र था। आपको याद होगा रोमिला थापर का 2010 का एक वीडियो बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें वो एक विदेशी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर के अध्यक्ष डेविड मैलोन को इंटरव्यू देते हुए क्या कहती हैं, सुनिए। For instance, the most recent work on this has been in a section of the Mahabharata, the Shanti Parvan, when one of the heroes, Yudhishthira, is asked to take over the kingship. And he says, no, I don't want to be king, I want to be a renouncer, I'm going away. And he is then persuaded slowly and gradually. And the whole discourse is one on kingship and renunciation, which is of course a fundamental discourse in Buddhism, power and renunciation, that goes on. And there are some historians who are today saying that maybe Yudhishthira had in mind the image of Ashoka when he said, I don't want to be king. I would rather not have the power but be an ascetic and have a different kind of authority altogether. Because let's not forget that in Indian society, renouncers and ascetics
वो कह रही हैं कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा नहीं बनना चाहते थे। वे राजसुख का त्याग करके कहीं और जा रहे थे। राजसुख का त्याग करने की बात बौद्ध धर्म का हिस्सा है। दरअसल युधिष्ठिर ने सम्राट अशोक के सिद्धांतों से प्रेरित होकर राजसुख त्याग करने की इच्छा जताई। सोचिए, अशोक ने 268-232 ईसा पूर्व में राज किया और महाभारत का युद्ध 3200 ईसा पूर्व हुआ। 2000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष पहले। ऐसा रोमिला ने खुद एक लेख में लिखा है। ये समय सीमा उन्होंने बताई है। ये तो वही बात हो गई कि अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से प्रेरणा ली थी, या महात्मा गांधी कैलाश सत्यार्थी से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आपको शायद पता न हो कि हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी भी रोमिला थापर की ही गढ़ी हुई है, बिल्कुल शोले की तर्ज पर। मशहूर इतिहासकार विलियम डालरिम्पल ने दिल्ली में एक शो के दौरान कहा था कि मार्क्सवादियों द्वारा लिखी गई इतिहास की किताबों में हिंदू मुस्लिम एकता को चाशनी में डूबा कुछ ज़्यादा ही महिमा मंडित किया गया है। इसीलिए वो वामपंथियों द्वारा गढ़े गए इस इतिहास का पुरजोर विरोध करते हैं। विदेशियों को भी पता है कि ये सारा कृत्य और ये सारी कहानियां हैं, इसमें कुछ सच नहीं है। रोमिला थापर जैसे क्षुद्र बुद्धि महिला ने लिखा कि प्राचीन हिंदू ऋषि मुनियों द्वारा मांस भक्षण किया जाता था और अतिथियों को मांस परोसना भी सम्मानजनक माना जाता था। इसे अन्य इतिहासकारों व वामपंथी लेखकों पत्रकारों ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि वैदिक काल में भारतवर्ष में ब्राह्मणों और ऋषियों द्वारा गौमांस खाना एक बहुत स्वीकार्य वस्तु थी, मतलब आम बात थी। और अपनी इस बात को सत्यापित करने के लिए उन्होंने कुछ ऋग्वेद व पुराण के श्लोकों की मनगढ़ंत व्याख्या भी दे दी, जिससे लोग इस पर भरोसा भी कर लें। थापर अंग्रेजी इतिहासकार हैं, उन्हें संस्कृत लेश मात्र भी नहीं आती। तो यहाँ उन्होंने यह संदर्भ कहाँ से लिया? निसंदेह पश्चिम के इतिहासकारों से, जो खुद ही संस्कृत नहीं जानते थे। फिलहाल इस पर अलग से एक एपिसोड करूंगी, जिससे यह मांस भक्षण वाली बात का खुलासा हो सके। लेकिन दुखद बात यह है कि यह झूठ एनसीईआरटी की पुस्तकों में दर्ज है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उपनिषदों में बताया गया है कि लंबी उम्र और तेज तर्रार संतान की प्राप्ति के लिए चावल के साथ बछड़े का मांस या गौ मांस खाना चाहिए। सोच सकते हैं आप इनकी धृष्टता और इनकी निम्नता को। रोमिला थापर ने ही इस बात पर मुहर लगाई कि आर्य बाहर से आए थे, वो आक्रमणकारी थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। यहाँ आकर उन्होंने उत्तर भारत में रहने वालों को निकाल दिया और खुद यहाँ बस गए। इतिहास की बात तो छोड़िए, वर्तमान में इस देशद्रोही वामपंथी महिला की करतूतों से उजागर हो जाएगा कि अतीत में इन्होंने क्या किया रहा होगा। अभी 2-3 वर्ष पूर्व भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तार हुए 5 अर्बन नक्सल फादर स्टेन स्वामी, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा सहित अन्य की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ रोमिला थापर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने याचिका डालकर कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उनका माओवादी संगठन से लिंक साबित हो चुका था। अब आप सोचिए कि ये किस स्तर की इतिहासकार रही होंगी। अभी 2 वर्ष पूर्व जेएनयू, जहाँ यह 50 सालों तक अपना रायता फैलाती रहीं शिक्षक बनकर, वहाँ के प्रशासन ने इनसे सीवी मांग लिया ताकि रिव्यू करके इनके मानद प्रोफेसर की उपाधि को बनाए रखा जाए। लेकिन इन्हें शंका हो गई कि कहीं मोदी सरकार के दबाव में मुझे रिव्यू के बहाने जेएनयू से हटा न दिया जाए, तो इन्होंने सीवी देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि सभी से बायोडाटा मांगा गया था। लेकिन उन्हें इस पर ऐतराज़ है। ऐतराज़ होना ही चाहिए। उनके बायोडाटा में अंग्रेज़ों और जर्मनों से उधार लेकर इतिहास के नाम पर लिखे गए काल्पनिक कहानी के अलावा है ही क्या।
जिसका पूरा अस्तित्व ऑक्सफोर्ड, मैक्स मुलर, सर जोन्स जैसे भारत के इतिहास को विकृत करने वालों पर टिका हो, उसे एक्सपोज होने के डर से विक्टिम कार्ड खेलना ही चाहिए। वो भला अपना सीवी किसी को क्यों देगा? रोमिला थापर और उनके गैंग का अपराध भारतीय और सनातन धर्म के इतिहास का संहार है। पूरे भारतवर्ष से उसके गौरव चिन्हों, प्रतीकों, महापुरुषों, सभ्यताओं, शौर्य गाथाओं को छीनने के प्रयास का मुकदमा किसी अदालत में तो चल नहीं सकता, लेकिन जनता की अदालत में दुत्कारे जाने के बाद अब इस कांग्रेस प्रायोजित वामपंथी गैंग का सच सबके सामने आ चुका है। मार्क्सवादी चाहे दंडकारण्य में हो या दिल्ली में, ये गिरोह की तरह काम करते हैं। इस गिरोह की जड़ें जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकली हैं और पूरे भारत में छा गई हैं। इतिहास ही नहीं, हर विचार और शिक्षा से जुड़ी हर संस्था और माध्यमों पर यह गिरोह छा चुका है। खुद को जेएनयू का डायनासोर बताने वाली रोमिला थापर और उनके गैंग ने किस तरीके से राम मंदिर मामले को देश में हिंदू मुस्लिम का प्रश्न बना दिया। इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह पहले भी रामायण और महाभारत को काल्पनिक कथा बता चुकी हैं। अनेक इतिहासकारों ने रोमिला थापर के आर्यों के आक्रमण की थ्योरी और रामायण महाभारत के काल्पनिक बताने पर इनकी धज्जियां उड़ाईं। हजारों सवाल खड़े किए, लेकिन रोमिला आज तक किसी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सकी। अनेक विदेशी इतिहासकारों ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया, यहाँ तक कि इन पर कैम्ब्रिज प्राचीन इतिहास और बौद्ध भारत विभागों से डेटा चुराने के लिए साहित्यिक चोरी का आरोप भी लगाया गया है। वैसे ही जैसे मुनव्वर राणा ने माँ पर लिखी दूसरे की कविता चुराकर अपने नाम से छपवा दी थी, बस वही काम इन्होंने इतिहास के लिए किया। अब सोचिए, महाभारत को ये काल्पनिक कथा बताती हैं, लेकिन उस पर अपनी पूर्वाग्रही टिप्पणियां करने से ये परहेज नहीं करती हैं और यह प्रचार करने का ये बौद्धिक दुस्साहस करती हैं कि पांडव, दुर्वासा और कुंती के बीच एक अवैध यौन संबंध से पैदा हुए थे। इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि उस समय महिलाएं, वैदिक काल में महिलाएं पर पुरुषों से यौन संबंध रखती थीं। बाकी युधिष्ठिर अशोक से प्रभावित थे, वो तो आप पहले ही सुन चुके हैं। मुझे लगता है कि रोमिला थापर का इंटरव्यू देखने के बाद युधिष्ठिर ने राजपाट त्यागने का मन बनाया होगा। एक अच्छा मीम इस पर दिखा, आप भी देखिए। द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए हस्तिनापुर जाते हुए बाइक पर आगे रोमिला थापर, पीछे युधिष्ठिर और उसके पीछे सम्राट अशोक बैठकर जा रहे हैं। शायद गाड़ी पर जगह कम होने के कारण महात्मा गांधी और केजरीवाल दूसरी गाड़ी से पीछे आ रहे होंगे। धन्य मनाइए टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, जिससे आज इन लोगों के इतिहास का बंडाफोड़ कर दिया। वरना मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में ये सिद्ध कर देती कि रामायण महान धर्मनिरपेक्ष सम्राट महमूद गजनवी ने लिखा और महाभारत दूसरे महान सम्राट औरंगजेब द्वारा लिखा गया है। मई 2019 में रोमिला थापर ने केंद्र सरकार की इतिहास पर समझ पर सवाल उठाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा। लेख में लिखा कि पता नहीं क्यों हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए इतिहास इतना महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रवादी एक स्वीकार करने योग्य इतिहास का आज निर्माण करते हैं ताकि वे दावा कर सकें कि राष्ट्र का वे गठन करते हैं, जबकि चरम राष्ट्रवादी अपने कार्यों को वैध ठहराने के लिए ऐसे ऐतिहासिक तथ्य स्वयं गढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास को फिर से लिखना हिंदू राष्ट्रवादियों की विचारधारा को सही ठहराने के लिए उठाया जा रहा कदम है। उन्होंने लिखा कि ये मान्यताओं के आधार पर इतिहास की व्याख्या कर रहे हैं और यही सब मोदी की पार्टी और आरएसएस के स्कूलों में लिखाया पढ़ाया जाता है। मतलब जो वहाँ पढ़ाया जाता है मोदी की पार्टी में और आरएसएस के स्कूलों में, वो गलत है। उन्हें रोमिला थापर को पढ़ना चाहिए और मुगलों को महान बनाना चाहिए। 2016 में अपनी एक किताब के विमोचन में रोमिला थापर ने कहा कि राष्ट्रवाद को
महज झंडा फहराने और नारे लगाने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उन्हें दंडित करके राष्ट्रवाद को साबित नहीं किया जा सकता। यह उन लोगों में विश्वास की कमी दर्शाता है जो नारे लगाने की मांग करते हैं। मतलब साफ है कि भारत माता की जय कहना विश्वास की कमी है। बिल्कुल वही कांग्रेस की भाषा। मोदी सरकार से रोमिला थापर को विशेष चिढ़ है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि हिंदुत्ववादी राजनीति के प्रतिनिधित्व में भारत अपने मूल आदर्शों और मूल्यों के उलट खड़ा हो गया है, भटक गया है। देश की निरंतर चल रही यात्रा में एक ब्रेक लग गया है। उन्होंने कहा, मुझे मोदी का भारत पसंद नहीं है क्योंकि यह बहुत संकीर्ण है, यह समृद्ध नहीं रहा, धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो रही है। इतिहास को फिर से लिखने के प्रयासों के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है यह एक विकृति है, मतलब मानसिक रोग है। मुझ पर सबसे बुरे और घृणित तरीकों से हमला किया गया क्योंकि मैं एक महिला हूँ और महिलाएं आसान शिकार होती हैं। जबरदस्त विक्टिम कार्ड चला, मैं महिला हूँ। लेकिन मैं अब भी मानती हूँ कि जिस इतिहास को हिंदुत्व के इतिहास के रूप में प्रचारित किया जा रहा है वह इतिहास है ही नहीं। अब आप इनका फ्रस्ट्रेशन समझ गए होंगे। जीवन भर का फैलाया रायता अब इन्हें खुद ही समेटना पड़ रहा है, वह भी लोगों की गालियाँ सुनकर। नेहरू के पाले पोसे ये वामपंथी इतिहासकार गैंग वाले 70 सालों तक देश के भविष्य से खिलवाड़ करते रहे। आज इन्हें मोदी सरकार में तकलीफ होनी ही है, जबकि मोदी सरकार खुद ही लचर है। 8 सालों में न वो इतिहास को बदल सकी, न इतिहासकारों को एनसीईआरटी और इतिहास अनुसंधान परिषद से बाहर जाने का रास्ता ही दिखा सकी। तब तो इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। बस केवल इनका सत्ता का सुख छिन गया, यही इनके लिए सबसे दुखद है। फिलहाल सारांश में आप इतिहास के उन महान झूठों के बारे में जान लीजिए जो रोमिला थापर एंड गैंग ने फैलाया है। पहला, श्री राम और श्री कृष्ण थे ही नहीं। रामायण और महाभारत एक कोरी कल्पना है, इसीलिए कांग्रेस राम सेतु को तोड़ना चाहती थी। दूसरा, राजा विक्रमादित्य कभी थे ही नहीं, यह एक कपोल कल्पित कथा है। तीसरा, सरस्वती नदी कभी थी ही नहीं, यह भी एक मिथक है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, मतलब 1498 में भारत का जन्म हुआ। पांचवा है कि सिकंदर ने राजा पुरु को हरा दिया। छठवां कि मनुस्मृति और रामचरितमानस ये दोनों दलित विरोधी हैं। सातवां, भारत के इतिहास में छुआछूत था। आठवां कि भारतीयों को साहित्य का ज्ञान नहीं था, मतलब वैदिक साहित्य, ललित कला, ज्योतिष शास्त्र और अर्थशास्त्र का भारत को ज्ञान नहीं था, कहीं बाहर से उसने लाया था। नौवां, भारतीय लोग मूर्ख थे, इनके पास कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी, सब कल्पना थी या इनकी परंपरा थी। अगला, सिख साम्राज्य महान और वीर नहीं था, इतिहास में इनके चर्चे ही बहुत कम इसीलिए किए गए। फिर भारत का विकास अंग्रेजों और मुगलों ने किया। 12वां, ताजमहल सच्चे प्रेम की निशानी है। अगला, महात्मा गांधी ने मरते समय हे राम कहा था। अगला कि महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था और वो महान नहीं थे। अगला है कि भारत को आज़ादी कांग्रेस ने दिलाई। 15वां, भारत का इतिहास सिंधु घाटी से शुरू होता है। 16वां, आर्य बाहरी थे और आक्रमणकारी थे। 17वां, अकबर महान था। 18वां, नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, सबको पता है कि उन्हें किससे प्यार था। 19वां, अंग्रेजों के आने से पहले देश में सुई तक नहीं बनती थी। 20वां कि बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ भारत में सदियों से चली आ रही हैं। और 21वां, गांधी अहिंसा के पुजारी थे। अगला कि मुगलों ने 800 साल भारत पे राज किया। फिर भारतीय वर्ण व्यवस्था अत्याचारी व्यवस्था थी और न जाने कितने झूठ जिन्हें घोल घोल कर हमारी 2 पीढ़ियों को पिलाया जाता रहा है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता कर्ण सिंह ने 1980 में रोमिला थापर के भाई रोमेश थापर से कहा था कि रोमिला थापर अपने इतिहास लेखन से भारत को नष्ट कर रही हैं। कांग्रेस नेता को ऐसा कहने की नौबत आ गई
तो समझिए कि पानी सिर के ऊपर से निकल चुका होगा। महमूद गजनवी से रोमिला थापर को बहुत विशेष लगाव था। हर जगह वो उसका, पूरे इतिहास में आप देखेंगे, उसका पक्ष लेती रही और उनके हिसाब से वो बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति था। सोमनाथ मंदिर विध्वंस में उसकी वकालत में इन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि हिंदू राजा जब आते थे तो पुराने राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों को ध्वस्त करा देते थे। हिंदुओं द्वारा मंदिरों को तोड़ने की परंपरा बहुत पुरानी है। वे खुद ही अपने सारे मंदिर तोड़ दिया करते थे। सोमनाथ मंदिर को भी कई बार हिंदुओं ने स्वयं ध्वस्त किया। अरुण शौरी और सीताराम गोयल द्वारा इसके प्रमाण मांगने पर वह बिफर गईं कि यह उनकी तौहीन है, क्योंकि प्रमाण वो कहाँ से लाती कि हिंदू अपने मंदिर स्वयं तोड़ते थे। लेकिन यह निम्नतम स्तर बताता है कि कर्ण सिंह ने ऐसा क्यों कहा था कि रोमिला थापर भारत को नष्ट कर रही हैं। यह सच है कि रोमिला थापर की तुलना में किसी भी अन्य वामपंथी इतिहासकार ने भारतीय संस्कृति और अतीत के स्वर्णिम युग को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। नेहरूवादी एजेंडे के प्रचार के लिए अपनी मंडली के साथ थापर ने खुला खेल फर्रुखाबादी खेला। नोबेल पुरस्कार विजेता वीएस नायपाल ने लंदन स्थित एक पत्रकार फारूक ढोंडी से कहा कि वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर एक फ्रॉड है। अब ज़रूरत है कि भारत सरकार इनके जीवित रहते इतिहास से इनका नाम मिटा दे और राष्ट्रवादी इतिहासकारों को मौका देकर भारत के ऐतिहासिक संस्कृति व गौरव को पुनर्जीवित करे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।